हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यापम ग्रुप टू सब ग्रुप 4 का जो एग्जामिनेशन 2017 में हुआ था उसके पहले शिफ्ट के पहला जो क्वेश्चन है उसमें जो जी के सेक्शन है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी एग्जामिनेशन हो अगर उसमें जी के पैटर्न आ रहा है, मध्य प्रदेश का कोई एग्ज़ाम है तो वहाँ पे आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें आपका स्टैटिक जी के होगा और दूसरा होगा करंट अफेयर। और इसे भी आप डिवाइड कर सकते हैं, एक एमपी का आएगा और एक इंडिया लेवल का आ जाएगा। अगर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ तो उसे आप दुनिया से रिलेट कर सकते हैं, मतलब वर्ल्ड से रिलेट कर सकते हैं। सेम ही रहता है करंट अफेयर। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी जो मानसून रहता है सबसे पहले निम्नलिखित किस राज्य में वो बारिश कराता है या प्रभावित करता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पे जो ये मानसून है, मानसून बोलते किसी है, मैं अभी सब आपको क्लियर कर देता हूँ बहुत ईजी लैंग्वेज में। देखिएगा ये अपना भारत है, मान लीजिए अपना ऐसा भारत है, ये धरती है और ये कर्क रेखा है और यहाँ पे आप मान सकते हैं कि ये विषुवत रेखा है, ये साउथ इंडिया अपना। यहाँ पे दोस्तों ये जो पार्ट है, सदर्न पार्ट है, अगर यहाँ पे गर्मी है तो ऊपर ठंड रहेगी, ऊपर ठंड है तो इधर गर्म रहेगी। ये बात किस लिए ऐसा होता है कि धरती अपने अक्ष पे कुछ घूमी है, झुकी हुई है और यहाँ पे सूर्य जो है वो उत्तरायण और दक्षिणायन भी जाता रहता है। तो जब सूर्य दक्षिणायन में रहता है, यहाँ रहता है, तो उसकी किरणें इधर पड़ती हैं तो यहाँ गर्मी होती है। मतलब इंडिया के जस्ट नीचे आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मान सकते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी रहेगी तो उसी मौसम में इंडिया में ठंडी रहती है, जैसा कि अभी सीजन चल रहा है। लेकिन अगर इंडिया में गर्मी हो जाती है, सूर्य उत्तरायण हो जाता है, तो यहाँ पे किरणें पड़ेंगी और यहाँ पे कम किरणें पड़ेंगी, तो यहाँ पे ठंडी का मौसम हो जाता है, यहाँ पे गर्मी हो जाता है। दूसरी बात ये कि जो हवाएं रहती हैं तो हवाएं चलती हैं ठंडे से गर्म की ओर। मान लीजिए कि यहाँ पे ठंडा एरिया है और यहाँ पे गर्म एरिया है, तो जहाँ पे गर्म एरिया रहेगा वहाँ की वाष्प जो हवाएं रहेंगी वो वाष्प बन के उड़ने लगेंगी। तो यहाँ पे जो ठंडी जगह है वहाँ पे वायुदाब ज़्यादा रहेगा, ठंडी जगह में वायुदाब ज़्यादा रहेगा क्योंकि वहाँ पे कोई वाष्प बनने का चांस पैदा नहीं होता। तो वहाँ से जो हवाएं हैं तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बढ़ने लगती हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि जब मान लीजिए कि सूर्य उत्तरायण में है, मतलब इधर है, गर्मी इधर है, इसीलिए मानसून जो होता है गर्मी के बाद ही आता है। तो यहाँ पे उच्च वायुदाब रहता है और यहाँ पे निम्न वायुदाब रहता है, तो मानसून हवाएं ऐसे ऐसे चलने लगती हैं और ऐसे विक्षोभ होके मुड़ के। और विक्षोभ किस लिए होता है, कैसा होता है, क्यों होता है, ये ज्योग्राफी में आप डिटेल में पढ़ पाएंगे। मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तमिलनाडु है, आप एड्रेस करिएगा, यहाँ पे राजस्थान है। और ये राजस्थान में क्या है ना, कोई भी पर्वत नहीं है जो कि इन मानसून हवाओं को रोक पाए या फिर ऐसा कोई भी वहाँ पे सिनेरियो नहीं बन पाता, इसलिए यहाँ पे आप रेगिस्तान बोल सकते हैं है। और ये हवाएं आगे चल के यहाँ पे टकराती हैं, जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं नॉर्थ ईस्ट में भी चली जाती हैं, गारो खासी जयंती है जो पहाड़ियाँ उनमें भी टकराती हैं, जो मेघालय में है, और वहाँ पे जम की बारिश कराती हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि जब सूर्य दक्षिणायन की तरफ आने लगता है, मतलब यहाँ पे गर्मी होने लगती है, उत्तर भारत में इधर ठंडी होने लगती है। तो अब देखिएगा दोस्तों होता क्या है कि ये ठंडी तरफ से अब ये गर्मी की तरफ आएंगी, तो यहाँ पे देखिए ठंड पड़ने लगा तो अब हवाएं मानसून की इधर लौटने लगेंगी। अब जब इधर से आती हैं तो बे ऑफ बंगाल की तरफ आएंगी और यहाँ पे जो तमिलनाडु का यहाँ पे पहाड़ी एरिया है वहाँ पे टकरा के वहाँ पे बारिश कराती हैं। तमिलनाडु में ठंडी के मौसम में जम के बारिश रहती है, गर्मी में भले सूखा पड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों ना, फिर ये हवाएं लौट के ऑस्ट्रेलिया तरफ चली जाती हैं जहाँ पे गर्मी पड़ रही होती है। उसके अतिरिक्त आप अगर मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से देखें तो मध्य प्रदेश का ये जो इलाका रहता है जहाँ पे अभी मान लीजिए कि हम लोग हैं, सीधी रीवा क्षेत्र है, तो या विंध्याचल क्षेत्र बोल सकते हैं, वहाँ जब हवाएं मानसून की इधर से आती हैं फिर भी वर्षा होती है, जब लौटती हैं तो हल्का विक्षोभ उस वजह से भी वर्षा होती है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। तो जब यहाँ पे हवाएं लौट रही होती हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर वर्षा होती है या फिर किसी को प्रभावित करती हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा तमिलनाडु, इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। अब उम्मीद है कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा मानसून से आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। दूसरा है दोस्तों कि भारत में भूदान आंदोलन को शुरू किया गया था। जो भूदान आंदोलन था वो 1951 में शुरू किया गया था और इस आंदोलन का मेन उद्देश्य ये था कि सरकारी नीतियों के तहत ही ज़मीन को न दिया जाए बल्कि लोगों को ज़मीनें दान में दे दी जाएं। और इसका एक ब्रॉड सेंस अगर देखें, इसका कहानी तो बहुत बड़ी है और इसमें आप देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण लोग भी जुड़ गए थे। वैसे ही स्टार्ट किया गया था विनोबा भावे द्वारा, जो कि एक गांधी के ही पथ पर चलने वाले माने जाते हैं।
थर्ड नंबर है हरित क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं आप सभी को पता होगा कि जो एम एस स्वामीनाथन हैं इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 1966-67 के समथिंग पे ये क्रांति इंट्रोड्यूस की गई थी और उसके बाद से आप देखेंगे कि 70 के दशक, 80 के दशक, 90 के दशक में यहाँ पे अनाज का उत्पादन बहुत ज़्यादा होने लगा था। हुआ ये था कि 1962, 63, 64, 65 ये जितना भी समथिंग आप टाइम बोल लें, उस समय हुआ क्या था कि 62 में चाइना ने अटैक कर दिया। एक्चुअली में चाइना में भी अकाल पड़ा था और पॉलिटिक्स की वजह से उन्होंने अटैक किया, लेकिन हिंदी की जो अपमान हिंदी लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं, उनकी हालत और बुरी हो गई थी क्योंकि बहुत बुरी तरह से हमें लॉस झेलना पड़ा था। उसके बाद जस्ट पाकिस्तान ने अटैक कर दिया और यहाँ पे मौसम उतना अच्छा साथ दिया भी नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे अकाल टाइप का पड़ने लगा। हम इंपोर्ट करते थे, खरीदते थे यूएसए से, अमेरिका से, उन्होंने ग्रेन्स देने से भी मना कर दिया था। ये काफ़ी लंबी हिस्ट्री है, आप देखेंगे तो स्वामीनाथन ने इसे लीड किया और उसके बाद से जो परिवर्तन आए तो अब आप देख ही रहे हैं कि कितना इंडिया कंट्रीज़ को डोनेट भी कर रहा है, लाइक अफ़गानिस्तान और वेरियस कंट्रीज़। नेक्स्ट दोस्तों कि ताजमहल जो आगरा में है वो नदी के दक्षिणी तट पर सफ़ेद संगमरमर से बना एक मकबरा है। तो कौन सी नदी के तट पर बना है? तो आप देखेंगे जो ताजमहल है वो यमुना नदी के किनारे है और आप सुनेंगे कि यमुना नदी का जो पानी है वो काला पड़ता जा रहा है, वो जहरीला होता जा रहा है, जो कि इंडस्ट्रियल जो कचरा है उसी में आके मिल रहा है। ये सारी वजहें हैं, तो आपको इनको भी ध्यान देना है। और ये जो जीके मैं बता रहा हूँ ये इंडियन स्टैटिक जीके है, ये वाला भी, तो आपको इन सबको ध्यान देना है। 5वां नंबर है दोस्तों, भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो अब यहाँ पे भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य आप गोवा या सिक्किम इन दोनों में कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान देना है, इसे आप कैसे, जब वहाँ पे अगर मान लीजिए कोई दिक्कत रहे तो कैसे आपको सॉल्व करना है। गोवा में क्या है कि आप जानते हैं कि एक टूरिस्ट स्पॉट टाइप का एरिया है, समुद्र के किनारे है, कोई भी वहाँ पे मौसम ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ठंड या गर्म पड़ रही हो, ज़्यादा ऊँचाई पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गोवा में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कंपेयर टू सिक्किम। सिक्किम एक पहाड़ी हिली एरिया है, सिक्किम का जो एनेक्सेशन हुआ था वो लेट ऑफ गोवा हुआ था। सिक्किम में रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, वहाँ कोई आम इंसान जाके रह भी नहीं सकता ऐसे, और ये सारी वजहें हैं। और सिक्किम में जो टोटल पॉपुलेशन है वो 6.19 लाख एज पर 2011 सेंसस के अनुसार है। तो चलिए दोस्तों अब अगला बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में जो भोपाल गैस त्रासदी है वो कब हुआ? अब आपको ये ध्यान देना है कि ये एमपी स्टैटिक जीके है। तो भोपाल में हुआ था 1984 में, 2-3 दिसंबर इसकी रात को हुआ था और ये 1984 में हुआ था। MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है उसकी रिसाव की वजह से हुआ था। उस टाइम पे यहाँ के जो CM थे वो ऑनरेबल श्री अर्जुन सिंह जी थे और जिनका गांव लगता है सांडा गांव, SANDA, इसी गांव से मैं हूं, मेरे घर के आधा किलोमीटर इनका घर है। अब तो ये नहीं रहे अजय सिंह जी, अब इनके सन हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सबसे लंबे समय तक सेवारत महिला सदस्य कौन सी हैं? इनमें से आप सभी को पता होगा सुमित्रा महाजन, जो कि 1989 से लेके कंटिन्यू अभी 2020 तक हैं। ये इंदौर कॉन्स्टिट्यूंसी से इनका लगता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो कि आया था और कैंसिल हो गया कि PV सिंधु भारत के किस राज्य से हैं? तो ये देखिए हैदराबाद से हैं। वैसे आंध्र प्रदेश में 2014 के पहले जून से पहले तक आता था क्योंकि हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, लेकिन हुआ क्या कि 2014 के बाद से हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल हो गई और इसीलिए जो PV सिंधु हैं वो तेलंगाना से हैं, इसीलिए क्वेश्चन कैंसिल हो गया था। एक क्वेश्चन था कि आकांक्षा जो परियोजना है वो किस लिए है, किनके लिए है? तो जो आदिवासी छात्र हैं डिंडोरी ज़िले के, उनके लिए परियोजना थी। ये स्पेशली जो बैगा कम्युनिटी रहती है उनके हिसाब से बनाई गई थी। जो बैगा पॉपुलेशन है वो डिंडोरी में काफ़ी ज़्यादा है। एक क्वेश्चन ये आया था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 दिसंबर 2016 को भारत के प्रथम भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला रखी। तो ये रखी थी कानपुर में, और ये आप अगर प्रथम है तो स्टैटिक जीके टाइप का ही आप मान सकते हैं, या फिर आप करंट से रिलेट करेंगे। 17 के पेपर है, 16 में आया था, तो इस तरह का कोई भी स्कीम अगर
अभी आप 21 वाला पेपर दे रहे हैं तो 20 में अगर कोई भी स्कीम शुरू की गई है और लिटरली अगर आप 19 का देखें, आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर कोई प्रथम है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, इनके बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये कब लॉन्च किया गया था। आप देखिएगा कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारा फ़ायदा लिया गया है जो आयुष्मान कार्ड है, तो आयुष्मान का आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये कब स्टार्ट हुआ था, कब लॉन्च हुआ था। By the way, as per my remembrance, this was started in 2018। अगला क्वेश्चन था कि जितनी भी कंपनीज़ हैं सिंगरौली में, कि सिंगरौली में संचालित प्रमुख सक्रिय कंपनियां भारतीय किस उद्योग से संबंधित हैं। देखिएगा, ये सिंगरौली है और यहाँ पे ये सीधी लगता है, फिर ये रीवा लगता है, और इधर उत्तर प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़ है। ये सिंगरौली ज़िला है और मैं यहाँ पे हूँ, मेरी जॉब यहाँ पे है। तो मुझे अच्छा आइडिया है यहाँ पे जितनी भी कंपनीज़ लाइक एनटीपीसी हो गया या फिर कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, ये जितनी भी कंपनीज़ हैं, ये सारा का सारा है ऊर्जा से, यहाँ पे कोयले से बिजली बनाना या फिर ऐसे कोई भी हर एक काम किया जाता है। ये क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर से आया था, ये मध्य प्रदेश का था, आप नेशनल लेवल पे बोल सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से रिलेट कर रहा था कि जो सीता नाम की एक टाइग्रेस थी, वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि उमरिया रीवा तरफ है, उमरिया क्षेत्र में है, तो उधर नेशनल जियोग्राफिक मैगज़ीन एक थी, उसमें उसकी फ़ोटो दिखाई गई थी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी अगर मान लीजिए कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मध्य प्रदेश का कोई अहम योगदान रहे, तो आपको उसका नाम उस पर्टिकुलर को एड्रेस करना है। तो यहाँ पे इसका नाम सीता था, सीता, सीता। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? ये देखिएगा, आला मारा थी, 1931 में आई थी। जो 1913 में आई थी, 13 समथिंग पे आई थी, वो थी राजा हरिश्चंद्र। लेकिन राजा हरिश्चंद्र अगर आप अभी भी यूट्यूब में देखें तो वहाँ पे कोई भी आपको साउंड क्लिप नहीं मिलेगा, बल्कि ओनली ब्लैक एंड वाइट आपको वो जो पिक्चर चलते हैं, मोशन चलते हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो तबलीगी इज्तिमा है वो कहाँ आयोजित किया जाता है। आप सभी को पूरा पता है कि ये भोपाल में ही आयोजित होता है। ये भोपाल का जो करौंद इलाका है, उस तरफ अगर रोड पे जाएं, पुराने भोपाल तरफ जाएं, वहाँ पे आयोजित किया जाता है। ये मुस्लिम्स का सबसे बड़ा आप स्पिरिचुअल बोल सकते हैं, एक असेंबली होती है जहाँ पे कई कंट्रीज़ के लोग आते हैं। मध्य प्रदेश में पैदा हुए मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो सभी को पता है अटल बिहारी वाजपेयी, और ये ग्वालियर से मेनली थे। भारत के प्रथम कानून अधिकारी कौन हैं? आप सभी को पता होना चाहिए कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो भारत के सबसे बड़े महान्यायवादी होते हैं। जहाँ कहीं भी इंडिया का पक्ष रखा जाता है कोर्ट में, वहाँ पे महान्यायवादी ही भारत का पक्ष रखते हैं। अब यह क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा है, और भूख हड़ताल सबसे बड़ा भूख हड़ताल कहा जाता है, हड़ताली कहा जाता है। तो देखिएगा, यहाँ पे अन्ना हज़ारे आप सही कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि यहाँ पे इरोम चानू शर्मिला नाम है, तो इनका इनसे भी बड़ा नाम है, और इनको बोला जाता है आयरन लेडी ऑफ मणिपुर। और जो सबसे बड़ी भूख हड़ताली कहा जाता है, और जिनका भूख हड़ताल रहता है, जो इंडियन आर्मी को जो पावर मिली है, स्पेशल पावर मिली है, उसके अगेंस्ट इनका कहना कि दे मिस यूज़ दैट। तो इसका सही आंसर इरोम चानू शर्मिला हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को विश्व बैंक द्वारा सर्वाधिक ऊर्जा बचाने वाले राज्यों की सूची में रखा गया है। ये देखिए, रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं, और इसमें जो उस वक्त स्थान दिया गया था वो आंध्रा को दिया गया था। अब कौन सा है, आप एक बार ज़रूर इसे रेक्टिफाई कर लीजिएगा, ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए। मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? सभी को पता होना चाहिए कि ये देवी जो अहिल्याबाई होलकर इंदौर में स्थित है, ये सबसे ज़्यादा व्यस्ततम हवाई अड्डा है ऑफ मध्य प्रदेश। गरबा लोक नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? सभी को पता है कि गुजरात में होता है। गुजरात का काफ़ी फेमस ये लोक नृत्य गरबा है। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें तो जो निवाड़ी क्षेत्र है, मान लीजिए गुजरात है, और यहाँ के जितने भी ज़िले हैं, इधर निवाड़ी है, ये खरगोन है, इधर इधर गरबा काफ़ी फेमस है। और जो गुजराती बोली है, गुजराती के जो सॉन्ग्स हैं, वो भी काफ़ी यहाँ मध्य प्रदेश के इन जिलों में चलते हैं। अब यूपीएससी के चेयरमैन की बात कर रहा है कि कौन थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे अलका सिरोही थे। देखिए दोस्तों, ये है स्टैटिक जीके, आप इसे नहीं बोलेंगे, इसे आप करंट जीके बोलेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो वर्तमान में यहाँ पे हैं प्रदीप जोशी, प्रदीप कुमार जोशी। तो वर्तमान के हिसाब से आपको चलना है। अगर 2020-21 की बात करें तो प्रदीप कुमार जोशी हैं। राजस्थान का जो पशु है, राज्य पशु है, वो कौन सा है? सभी को पता है कि ऊँट है। मध्य प्रदेश का कौन है, ये आपको ध्यान देना है। बारहसिंगा है, जिसे आप
कान्हा में पाएंगे। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है। अगर राजस्थान का पूछ रहा है किसी वजह से, अगर ये ऊँट है, अगर मान लीजिए कहीं पे किसी भी पशु के लिए कोई भी स्कीम आती है, उनके संरक्षण की बात चलती है, तो उससे संबंधित तो किस राष्ट्र का है और किस स्टेट का है, आपको इन सब बातों को ध्यान देना है कि वो क्या स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस रखता है उस रीजन में। ये इंटरनेशनली भी हो सकता है। मध्य प्रदेश के में विशेष आर्थिक क्षेत्र है, इसका जबलपुर राइट आंसर हो जाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं जबलपुर में। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एक हैं। अब ये आप सभी को पता होगा कि ये बांसुरी वादक हैं। आपको मैं एक और एडवाइस दे रहा हूँ, देखिएगा आप अपना एक जो किताब है वो उठाइए। अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं, आप वो ले लीजिए। जितने भी आप लिस्ट बना लीजिए, कौन क्या बजाता है, कौन क्या करता है, कौन क्या गाता है, आप उनकी एक एक वीडियो, आपको केवल कुछ कुछ समय लगेगा, कंप्लीट नहीं देखना है, बीच बीच में करके। जैसे हरिप्रसाद चौरसिया को हो गया, 2021 के हिसाब से देख लीजिए कौन सा ऐसा फेमस पर्सनालिटी जिसको ऐसा कोई अवार्ड दिया गया, कुछ भी दिया गया है, कौन सा खेल खेलता है, आप सब उनकी वीडियो क्लिप यूट्यूब में देख पाएंगे। तो आप सब उनको देख लीजिएगा, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, एंजॉय करिएगा, कोई बोरियत महसूस नहीं करिएगा। तो ऐसे में आप हमेशा उनकी छवि दिमाग में बस जाएगी और आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। ये बेसिकली संबंध रखते हैं प्रयागराज से। और ऐसे क्वेश्चंस जनरली तब आते हैं अगर मान लीजिए कोई लाइव कंसर्ट हुआ हो, बहुत बड़ा उनका कोई एक मंच उन्होंने दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चंस आना लाजमी हो जाता है। अब इसका लास्ट आंसर है, जो लास्ट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, सोमनाथ मंदिर कहाँ है। सोमनाथ मंदिर आपको सभी को पता होगा, ये गुजरात में है। और इसे जो महमूद गजनी था उसने आक्रमण किया था 17 बार, और यहाँ की संपत्ति जो बहुत ज़्यादा संपत्ति थी उसको लूट लिया था और इसको क्षतिग्रस्त कर दिया था। तो आप इन सब बातों को ध्यान दीजिएगा और देख लीजिए कि कैसे कैसे यहाँ पे फैक्ट्स आ रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। जाते जाते एक और एडवाइस कि मध्य प्रदेश में हिंदी हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, ये इतने सब्जेक्ट्स हैं जो कि पुराने प्रश्न पत्र पे ही आधारित रहने वाले हैं। इस वाले क्वेश्चन में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 या फिर कोई भी इन फ्यूचर एग्ज़ाम होता है, आपको उन सभी को इन डिटेल सॉल्व कर लेना है। कोई भी दिक्कत जाए आप हमसे आज करिएगा। इसके अतिरिक्त जो मान लीजिए कि कोई अगर जीके का हो गया, साइंस का हो गया ऐसा क्वेश्चन, तो आप लेवल वाइज देख लीजिए कि कौन सा लेवल का आप दे रहे हैं। अगर आप पीएमटी या जो पीएटी वगैरह, पीईटी वगैरह जो भी होता है, अगर आप इन सभी का देंगे तो ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। आप उसका लेवल देखिए और उस हिसाब से आप सॉल्व करिए। उसके अतिरिक्त ये जो भी जितने भी क्वेश्चंस पुराने पेपर्स के हैं, किसी और भी एग्ज़ाम के हैं, आप उन सभी को एक बार देख सकते हैं। जो करंट अफेयर्स है आप उनको एक बार ज़रूर ऐसे ट्राई करिएगा जैसे मैंने बताया है। प्रबंधन की वीडियोज़ मैं और लाऊंगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत जाए, कोई भी अगर परेशानी हो, कोई भी ना समझ पा रहे हो, आप हमसे आज करिएगा। थैंक्स लॉट।